pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज जो हम करने वाले हैं, देखो पहले आप ये बात सुनो। 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी फॉर एक्सटेट एग्जाम, ठीक है, क्योंकि हमें ये था कि 26 को एग्जाम है, ठीक है। बट अब जो एग्जाम है वो आपका 30 और 31 को शिफ्ट हो गया, जिसके बीच में 4 से 5 दिन और हैं, ठीक है। तो अब आप अगर चाहते हो कि अगर आगे भी ये टॉपिक्स आते रहे, ये टॉपिक्स नहीं तो आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट में बता दो, मैं उसकी क्लासेस बना दूंगी। इसके अलावा भी जैसे कम्युनिकेशन के बैरियर्स मैंने आपको कहे थे, या लीडरशिप रह गया हमारा, है ना, उसकी थ्योरीज वगैरह रह गई हैं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी आपको जो है वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। अब जो 4-5 दिन रह गया उसके के अंदर लेकिन इस टाइम पे पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल ट्राई कि पीवाईक्यूज भी अगर हो जाए हमारे, ठीक है। सो मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगी, जितना पॉसिबल हुआ वो मैं आपको जरूर मैटर प्रोवाइड करवाऊंगी। लेकिन अगर आपको कोई नीड है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। So let's start with the last but not least topic, that is miscellaneous important concepts. आज हमने क्या करना है, आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं करना, जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स आते हैं और हमने कहीं नहीं पढ़े, ठीक है, वो हमें करने हैं आज की क्लास में। तो मैं आपको 4 कंसेप्ट्स करवाने वाली हूँ। सबसे पहला फिशर थ्योरी, ठीक है। सेकंड वन इज परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी, ठीक है, पीपीपी थ्योरी कहते हैं, ठीक है। थर्ड थ्योरी हमारी, थर्ड आएगा हॉट स्टोव रूल, ठीक है। थ्योरी नहीं है, ये डिसिप्लिन से रिलेटेड रूल है। एक हॉट स्टोव होता है, एक और होता है, ठीक है, दोनों इकट्ठे करवा दूंगी। और लास्ट वन इज आर सेंसिटिविटी टी ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है जो आपको आई थिंक आपने आई डोंट नो पढ़े होंगे या नहीं, ठीक है। वैसे ग्रेजुएशन मास्टर्स में हम नहीं करते इतना, लेकिन ये इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको आज कवर करवाने वाली हूँ। सबसे पहले फिशर थ्योरी, तो थ्योरी है तो किसकी थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी है, ये ध्यान रखना। अब ये बात सुनो, चाहे परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी करवाऊंगी चाहे फिशर थ्योरी, इकोनॉमिक्स वालों के लिए ये डिटेल में जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे इकोनॉमिक्स का एग्जाम देते हैं, अब इकोनॉमिक थ्योरी है, इनका टेबल, इनका डायग्राम, हर चीज आनी चाहिए। लेकिन कॉमर्स वालों के लिए जितना करवा रहे हो उतना ही जरूरी है, ठीक है। हमें वो डिटेल में नहीं देंगे, हमारे लिए मैनेजमेंट, एचआरएम, ओबी, अकाउंट्स, बिजनेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स आती है, नो डाउट आती है, लेकिन इतनी ज्यादा डीपली नहीं आती है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद फिशर थ्योरी है क्या है, तो एक इकोनॉमिक थ्योरी है, किसने बनाई, एक इकोनॉमिस्ट थे अर्विंग फिशर, ठीक है। सो ऑब्वियसली फिशर के नाम से पता लग रहा है कि किसी फिशर ने बनाई, तो अर्विंग फिशर, दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन। तो इस थ्योरी में है क्या है, इन्होंने एक रिलेशनशिप बताया किसका, इन्फ्लेशन का, एंड बोथ रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो क्या चीज है, फिशर थ्योरी अर्विंग फिशर के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप बताया इन्फ्लेशन का विद इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट दो तरह के हैं, रियल एंड नॉमिनल। आपने जब मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो पहले चैप्टर में हम जीडीपी पढ़ते हैं, राइट। जीडीपी दो तरह की पढ़ते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अब जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही होता है, ठीक है। तो रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, नॉमिनल में क्या करते हैं, इसमें भी प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं, इसमें भी प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं। फर्क क्या है, रियल जीडीपी में हम प्राइस जो है स्टार वाला लेते हैं, स्टार मतलब बेस ईयर, ठीक है, ये हमने बच्चों को भी पढ़ाया है, राइट। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्राइस इनटू क्वांटिटी। दो तरह की होती है, रियल और नॉमिनल। रियल कौन सी होती है, जिसमें प्राइस हम बेस ईयर का लेते हैं, क्वांटिटी करंट ईयर की लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि बेस ईयर से कंपैरिजन करके एक्चुअल में क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं, इसके बारे में एक्चुअल पता लगता है, तो वो रियल हो जाता है। नॉमिनल में प्राइस भी करंट ईयर का लेते हैं, क्वांटिटी भी करंट ईयर की लेते हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी का तो पता नहीं लगता, क्योंकि प्राइस इफेक्ट भी हो जाता है। समझ रहे इस चीज को, तो ये यहाँ क्यों करवा रही हूँ, इसका एक रीजन क्या है, रियल और नॉमिनल का मीनिंग समझाने के लिए। तो रियल क्या है, जिसमें हम बेस ईयर लेके चलते हैं, कि हम सेम लेके चलते हैं कंपैरिजन करने के लिए, और नॉमिनल क्या होता है, जो करंट ईयर हम लेके चलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई, इजी। तो ऐसे ही सेम इंटरेस्ट रेट है, देखो। तो दो इंटरेस्ट रेट गिवन है, रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल। जो रियल इंटरेस्ट रेट है, देखो रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, जो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें हम क्या लेके चलते हैं, बेस ईयर, और बेस ईयर को हम वही मान के चलते हैं 100%, ठीक है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगा, कहता नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल, जो हमने बेस ईयर वाला निकाला है, प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ये ध्यान में रखना, ये इसका फॉर्मूला है किसका, फिशर थ्योरी का। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। समझ आया। देखो अब मैंने आपको शॉर्ट में क्यों करवा दिया जीडीपी वाला, क्योंकि मुझे पता है कि आपको +1 +2 का बेसिक्स आता है, ठीक है, इसीलिए। चलो, सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, और जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन,
है इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, ठीक है। सो इट ऑल्सो अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। इजी। तो फिशर थ्योरी क्या है, एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि हमें क्या बताती है, सॉरी आइवन फिशर ने दी है, जो हमें रिलेशनशिप बताती है किसका, इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का। दो तरह के इंटरेस्ट रेट है, रियल और नॉमिनल। रियल वो जो हम बेस ईयर का लेके चलते हैं जो सेम रहेगा, और नॉमिनल वो जो अगर मैं रियल में इन्फ्लेशन प्लस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, करंट ईयर का, तो नॉमिनल बन गया। समझे। सो वी कैन से दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, एंड ये अफेक्ट एक्सचेंज रेट को भी करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है हमारा। इजी। इतना इनफ है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। ये ध्यान में रखना, अगर आप इकोनॉमिक्स वाले हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी जो है आपको डिटेल में करना जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, सो ये है फिशर थ्योरी। अब करेंगे परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी, इसको राइट डाउन कर लो। सो जो नेक्स्ट थ्योरी हमें करनी है वो है परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी, ठीक है। तो पेरिटी का मतलब पहले समझो ये होता है इक्वलिटी, ठीक है, इक्वल। और परचेजिंग पावर इक्वल कब होगी, जब कॉस्ट सेम होगी चीजों की, है ना, तो वो चीज आ जाएगी। तो ये किससे लिए, पहले तो समझो किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल बिजनेस से, कि जब कंट्रीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगी तो ये कहता है कि इसके दो एजम्पशंस हैं कि ना तो बैरियर्स होंगे, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं है। देखो वैसे तो ये वैलिड है नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ये तो इसकी क्या हो जाएगी, डिमेरिट्स क्रिटिसिज्म हो जाएंगी, लेकिन ये हमें थ्योरी पढ़नी है और उसके यही दो एजम्पशंस हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो कहता है दो कंट्रीज में जो सामान बन रहा है उसका प्राइजेस इक्वल हो जाएगा अगर हम करेंसीज इक्वल करते हैं ना, तो ये चीज है। तो किसने दी थी, जोसेफ कैसल ने, किसने दी है, जोसेफ कैसल ने 1920 में, जिसको हम लॉ ऑफ वन प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। सो ये थ्योरी कहती क्या है, थ्योरी टेल्स दैट आइडेंटिकल गुड्स, जो सेम गुड्स हैं, कॉस्ट सेम कॉस्ट आती है उनकी वेरियस कंट्रीज में। क्यों, क्योंकि ना तो आने जाने की कॉस्ट है ना ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। सो प्राइस ऑफ गुड्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन करेंसी, कि प्राइस ऑफ गुड्स को अगर हम कॉमन करेंसी में कन्वर्ट कर दे तो वो सेम हो जाएंगे। सो प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इन एक्स करेंसी, प्राइस इन वाई करेंसी। समझे। तो ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला। तो हमने क्या पढ़ा, परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी, पीपीपी की फुल फॉर्म, परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी। किसने दी, जोसेफ कैसल 1920 में। इसी को लॉ ऑफ वन प्राइस कहते हैं। इसकी मेन असम्पशंस क्या है कि ना तो बैरियर्स है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इसीलिए कहता है कि जो आइडेंटिकल गुड्स हैं, सेम गुड्स की डिफरेंट कंट्रीज में जब वो बनती हैं तो उसकी कॉस्ट सेम आती है अगर हम उसको करेंसीज में डिवाइड, मतलब करेंसी में एक्सचेंज करते हैं आपस में। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। सो कहते हैं सिर्फ इन्फ्लेशन, महंगाई ही ऐसा रीजन है जिससे अब एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि गुड्स के प्राइसेस तो अब क्या हो गए, सेम हो गए। तो जिसमें महंगाई है उसके कारण ही एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। समझ आया। तो ये क्या था, परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, जोसेफ कैसल 1920, लॉ ऑफ वन प्राइस भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल से यही पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसको करो। सो नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टी ग्रुप। अभी समझो ये कोई थ्योरी नहीं है, पहले जो हमने की फिशर थ्योरी, पीपीपी थ्योरी, दोनों थ्योरी थी। ये ट्रेनिंग का मेथड है, ठीक है। किसको, ग्रुप को जब ट्रेनिंग देते हैं उस टाइम पे एक मेथड यूज होता है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टी ग्रुप नाम से है। ये किस पे बेस्ड है, जो हमने कर्ट लेविन की ग्रुप डायनामिक्स किए थे ना, 7 किए थे, ग्रुप कंपोजिशन, कोहेंसिवनेस, है ना, वो चीजें हमने की थी, स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो चीजें उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। कब स्टार्ट हुई ये ट्रेनिंग, सबसे पहले 1946 में न्यू ब्रिटेन यूएसए में दी गई स्टेट टीचर्स कॉलेज में। इसमें होता क्या है, इसमें 10 से 15 मेंबर रखे जाते हैं और 2 ट्रेनर्स होते हैं, जो कि एक ग्रुप होता है, ठीक है। एक ग्रुप में कितने हुए, 10 से 15 मेंबर्स हुए और उनके 2 ट्रेनर्स हुए। मीनिंग क्या है, कहता वो ट्रेनिंग, इट रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग व्हिच begins with an unstructured group। एक अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप जो है स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, in which participants assess their interpersonal relation। जो पार्टिसिपेंट्स है वो खुद ही अपना रिलेशन जो है डिफाइन करते हैं, their capacities and the way they affect each other। और उनको ट्रेनिंग दी जाती है बाय 2 ट्रेनर्स, और आपस में वो क्या है, रिलेशंस भी बनाते हैं, अपनी कैपेसिटीज को, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली ग्रुप को ट्रेनिंग देने के लिए एक मेथड बनाया गया, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टी ग्रुप, जो कि कर्ट लेविन के ग्रुप डायनामिक्स पे क्या था, बेस था। इसमें जो मेन है वो है टाइप्स ऑफ ग्रुप। इसने 3 तरह के ग्रुप्स बताए कि जो 10 से 15 मेंबर और 2 ट्रेनर्स होंगे, ये 3 तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। पहला स्ट्रेंजर लैब, दूसरा कजन लैब, तीसरा रोल क्लैरिफिकेशन टेक्निक। स्ट्रेंजर लैब का मतलब क्या है, वो सारे लोग जो एक दूसरे को जानते ही नहीं, अलग अलग जगह से लोग उठा लिए, ठीक है। कजन लैब क्या है कि एक ही कंपनी के लोग उठाए लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट से, दे नो ईच अदर, एक दूसरे का नाम पता है, फॉर एग्जांपल देखा है एक दूसरे को, लेकिन दे आर नॉट फ्रेंड्स, है ना, उनकी बात नहीं हुई कभी, तो दे आर लाइक कजन लैब। और
रोल क्लैरिफिकेशन टेक्निक नाम से इजी है कि हर एक को अपना रोल डिफाइन कर दिया जाता है कि आप इस ग्रुप में ये करोगे, तो वो ग्रुप कौन सा होता है, रोल क्लैरिफिकेशन टेक्निक। तो देखो क्या लिखा है, कहता है स्ट्रेंजर लैब कौन सी है, मेंबर्स बिलोंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली अननोन टू ईच अदर, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेंजर्स लैब। कजन लैब की बात करूं तो मेंबर्स ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन बट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नोन टू ईच अदर बट नॉट कंप्लीटली नोन, वही आ गया कि देखा एक दूसरे को जानते हैं लेकिन अच्छे से नहीं जानते। एंड रोल क्लैरिफिकेशन टेक्निक में क्या लिखा है, एज इट्स नेम एवरी मेंबर क्लियर ऑन रोल एंड टेल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ रोल ही और शी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर, तो इसमें क्या रहती है, रियलिटी रहती है ग्रुप में। इजी समझ आया। तो बेसिक्स का क्या था, बेसिक्स सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टी ग्रुप, एक ग्रुप को ट्रेनिंग देने की टेक्निक है जिसमें 10 से 15 मेंबर और 2 ट्रेनर्स को रख के ग्रुप बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इजी, ठीक है, ये कर लो, फिर एक लास्ट रह गया हमारा, वो करते हैं। हमारा लास्ट कंसेप्ट है आज की क्लास का हॉट स्टोव रूल। हॉट स्टोव रूल किसके लिए होता है, डिसिप्लिन के लिए। देखो समझो इस चीज को, डिसिप्लिन के लिए हॉट स्टोव रूल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी रूल को तोड़ेगा तो उसको इमीडिएटली सजा मिलेगी। जैसे कोई पर्सन अगर हॉट स्टोव को हाथ लगा देगा तो उसको इमीडिएटली उसकी सजा खुद पे खुद मिल गई ना। तो उस किसने दिया, डगलस मैकग्रेगर ने। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज अ प्रिंसिपल फॉर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज समझ आए, पहले तो ये है क्या। सो गिवन बाय किसने दिया, डगलस मैकग्रेगर, ठीक है। ही सिंपली सेड हॉट स्टोव प्रिंसिपल फॉर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से। सबसे पहले तो एडवांस वार्निंग, ऑब्वियस सी बात है कि पहले हमें पता है कि वो गर्म है, हमें रूल पहले बताया जाता है कि आपको ये नहीं करना, तो वो हमारे लिए क्या है, एडवांस वार्निंग है। सेकेंडली इम्पर्सनल, मतलब कि कोई भी पर्सन उस हॉट स्टोव को हाथ लगाएगा तो सबको ही सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी है। सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रूल तोड़ेगा, चाहे वो कोई भी पर्सन है, उसको सेम सजा मिलेगी, ठीक है। थर्ड है इमीडिएसी, इमीडिएटली सजा मिलेगी, ये नहीं कि साल बाद सजा मिल रही है, हफ्ते बाद मिल रही है, ऑन दी स्पॉट उसको सजा मिलेगी और कंसिस्टेंसी के साथ मिलेगी। जितनी बार आप गलती करोगे उतनी बार सजा मिलेगी। तो ये कौन कहता है, डगलस मैकग्रेगर हॉट स्टोव रूल में। तो देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है मैंने, कहता देखो जब आप रेड हॉट स्टोव को टच करते हो तो आपको हर्ट होता है, जलन होती है, जलता है और आप एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हो। सो रेड हॉट स्टोव हमें क्या देता है, एडवांस वार्निंग देता है। हमें पता है कि इसमें हमारा फॉल्ट है, हॉट स्टोव का नहीं, रूल का नहीं, हमारा मतलब फॉल्ट है। एंड इट वाज इम्पर्सनल, हैपेंड विद एवरीवन हु टच हॉट स्टोव, इट इज नॉट हैपन विद अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज हैपन बिकॉज ऑफ हॉट स्टोव नॉट ऑफ द पर्सन। समझे, तो ये चीज आ जाएगी। तो ऐसे ही रूल्स रेगुलेशन, इसमें क्या कहा कि जो रूल्स रेगुलेशन है वो किसकी तरह है, हॉट स्टोव की तरह है। इफ एनीवन ब्रेक ही और शी शुड बी पनिश्ड एंड इट्स बिकॉज ऑफ हिज और हर एक्शन। तो 4 प्रिंसिपल्स आए, समझ आया। ये था एक नेगेटिव टर्म फॉर द डिसिप्लिन। एक होती है पॉजिटिव टर्म डिसिप्लिन को बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन में क्या है कि कोई पर्सन गलती कर रहा है, रूल तोड़ रहा है, तो हम बार बार उसको समझाएंगे, उसको पॉजिटिवली मौका देंगे। लेकिन एक चीज समझो, इसके जो कंसिक्वेंसेज है वो बहुत सीरियस हो सकते हैं कि अगर कोई बार बार रूल तोड़ेगा, उसको हम फिर भी बता रहे हैं, चल समझा रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लॉस का कारण बनेगा। समझे, तो ये प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन क्या कहता है, कहता बार बार बताएंगे, पॉजिटिवली मौका देंगे, ठीक है, कि मत करो मत करो। सो अ फॉर्मल डिसिप्लिन प्रोसेस इन विच द कंसिक्वेंसेस बिकम मोर सीरियस इफ द एम्प्लॉय रिपीट्स द ऑफेंस। इजी, तो समझ आया। तो डिसिप्लिन के लिए जो 2 प्रिंसिपल्स हमने किए वो कौन कौन से हैं, हॉट स्टोव रूल जो कि एक नेगेटिव टर्म है कि साथ के साथ उसको सजा दो, ठीक है, और एक है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। इजी, तो ये 4 कंसेप्ट थे आज की क्लास में। इसके अलावा मैं आपको 3 टर्म्स का मीनिंग बताने लगी हूँ, जस्ट मीनिंग इन द सेंस कि देखो ये जरूरी है पता होना, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले टैरिफिकेशन। टैरिफिकेशन, टैरिफ क्या होता है, टैक्स बैरियर्स। तो टैरिफिकेशन क्या है, जब जो है नॉन टैक्स बैरियर्स को धीरे धीरे टैक्स बैरियर्स में कन्वर्ट करके और धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टैरिफिकेशन। देखो इसको टैरिफिकेशन। देखो टैरिफिकेशन है क्या, कहते हैं एफर्ट है टू कन्वर्ट ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल नॉन टैरिफ बैरियर्स, कि जितने भी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड इनटू बाउंड टैरिफ। पहले इसको चेंज कर दो टैरिफ बैरियर्स में, बाउंड टैरिफ बैरियर्स में, है ना। और
दिस टैरिफ ओवर टाइम, तो धीरे धीरे इसको क्या कर दो, खत्म ही कर दो। एंड देन उसके बाद टैरिफ भी क्या कर दो, खत्म। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक टर्म यूज की जाती है टैरिफिकेशन, जिसमें पहले नॉन टैरिफ बैरियर्स को तो धीरे धीरे टैरिफ बैरियर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको टैरिफ बैरियर्स को भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो क्या लिखा है, इट इज एन एफर्ट टू कन्वर्ट ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड इनटू बाउंड टैरिफ्स एंड टू रिड्यूस दिस टैरिफ्स ओवर टाइम। बाउंड टैरिफ क्या होता है, जिसपे सीलिंग होती है। टैरिफ भी कौन सा, बाउंड टैरिफ। बाउंड टैरिफ कौन सा होता है, मतलब सीलिंग वाला, मतलब जिसपे सीलिंग मतलब कोटा होता है कि मैक्सिमम इतना ही लगेगा, ठीक है, उसमें कि इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, और उसके बाद इसको बिल्कुल ही खत्म कर दो। इजी। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ये तो इजी है, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि जब आपके क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा यूनिट्स को इस चीज की इंपोर्ट नहीं कर सकते, है ना। So specific limits on the quantity or value of goods that can be imported or exported during a specific time period, ठीक है, वो चीज आ जाएगी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये तो नॉन टैरिफ बैरियर को ही कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इजी। एंड लास्ट वन जो मुझे आपको बताना था, वैसे मुझे आपको मॉनेटरी पॉलिसी वाली क्लास में करवाना था, बट उसमें मेरे को याद ही नहीं रहा। LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जब मैंने आपको दो रेट्स करवाए हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो ये हमारी क्या, इन दोनों को मिला के क्या बनती है, हमारी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द कंपोनेंट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए ये दो रेट्स यूज किए जाते हैं बाय द आरबीआई, और एक कब स्टार्ट हुआ था, 1998 में। इजी, ठीक है। सो ये मुझे आपको छोटे छोटे से टॉपिक करवाने थे लास्ट में, ये डन है। अगर आपको और कोई भी टॉपिक स्पेसिफिकली किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट है अकाउंट का, चाहे वो +1 का है, +2 का है, ग्रेजुएशन का है, आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,